नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम और उथल-पुथल वाले दौर की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले विश्व युद्ध के बाद का समय, जब इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद, ये दोनों ताकतें उभरीं और सत्ता में आ गईं। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं, कुछ दस्तावेज, कुछ विश्लेषण, जिनके आधार पर हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सी परिस्थितियां थी, सही। कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने काफी रैडिकल आंदोलनों को पनपने दिया। हाँ, और सिर्फ पनपने ही नहीं दिया बल्कि सत्ता तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ तारीखों की बात नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि कैसे समाज, पूरे के पूरे समाज कई बार ऐसे विचारों की तरफ खिंच जाते हैं। यूरोप उस मोड़ पर कैसे पहुंचा, तो चलिए इन स्रोतों के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और शुरुआत शायद हमें करनी चाहिए उस माहौल से, उस पृष्ठभूमि से जो पहले विश्व युद्ध के बाद बनी थी। हाँ, सही। देखिए, यूरोप झुका हुआ था, टूटा हुआ था। युद्ध ने सिर्फ जानें नहीं ली थी, उसने पुराने सिस्टम, पुराने विश्वास सबको हिला दिया था। एक अजीब सी बेचैनी थी हर तरफ। और इसी माहौल में जो आर्थिक मुश्किलें आईं, खासकर 1929 की महामंदी, उसने तो जैसे आग में घी का काम किया। अच्छा। और साथ में ये भी था कि कई देशों में नई नई जो लोकतांत्रिक सरकारें बनी थीं, वो कमजोर लग रही थीं। लोगों का भरोसा नहीं बन पा रहा था उन पर। और एक डर भी था समाज में। डर? किस चीज का डर? साम्यवाद का डर, कम्युनिज्म का। ये सारे फैक्टर्स, आर्थिक तंगी, राजनीतिक नाकामी और ये डर, ये सब कैसे मिले, कैसे इन्होंने वो जमीन तैयार की, ये देखना बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये तो है। तो शुरुआत करें वर्साई की संधि से, 1919 वाली। इसका जिक्र तो बार बार आता है। हाँ, आता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें थीं इसमें। भारी हर्जाना, जमीनें छीन ली, सेना एकदम छोटी कर दी। इसे वहां एक राष्ट्रीय अपमान की तरह देखा गया। तो क्या ये कह सकते हैं कि यहीं से मतलब असंतोष की शुरुआत हुई? हाँ, देखिए, वर्साई संधि जर्मनी के लिए बहुत कड़वी चीज थी, इसमें कोई शक नहीं। और इसने वहां उग्र राष्ट्रवाद को हवा जरूर दी। पर पूरी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अच्छा। हमें ये भी देखना होगा कि पूरे यूरोप में, सिर्फ जर्मनी में नहीं, आर्थिक हालत बहुत खराब थे। युद्ध ने कमर तोड़ दी थी सबकी। हाँ। फिर 1929 में जो अमेरिका से मंदी शुरू हुई और पूरी दुनिया में फैली, वो तो कहर बन गई। लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार, फैक्ट्रियां बंद, पैसे की कीमत गिर गई। हाँ, सुना है। और इटली और जर्मनी में जो नई डेमोक्रेसी आई थी, जैसे जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक, वो इन समस्याओं से निपट नहीं पा रही थी। उनमें आपस में ही झगड़े थे, सरकारें टिकती नहीं थी, तो आम लोगों का भरोसा उठने लगा था। उन्हें लगने लगा कि ये लोकतंत्र शायद काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, उन्हें लगा ये हमारी मुश्किलें हल नहीं कर सकता। क्लास, उन्हें भी डर था कि कहीं हमारे यहाँ भी ऐसा ना हो जाए। बिल्कुल, ये डर बहुत असली था और इसने बहुत अहम रोल निभाया। रूस ने दिखा दिया था कि पुरानी सत्ता पलट सकती है। यूरोप में कई जगह सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियां मजबूत हो रही थीं, तो उद्योगपतियों को लगा हमारी फैक्ट्री चले जाएगी, जमींदारों को लगा जमीनें छिन जाएंगी, मिडिल क्लास को लगा हमारा रहन सहन, हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो जब उन्हें लगा कि ये लोकतांत्रिक सरकारें कमजोर हैं, ये शायद कम्युनिज्म को रोक नहीं पाएंगी, तो उनकी नजरें फिर उन नेताओं पर गईं जो ताकत दिखाने का वादा कर रहे थे, जो कह रहे थे हम ऑर्डर लाएंगे, हम कम्युनिज्म को कुचल देंगे। और यहीं पर फाशीवादी और नाजी नेता सामने आए। हाँ, उन्होंने इसी डर को भुनाया। उन्होंने खुद को पेश किया कि हम ही है वो मजबूत दीवार जो कम्युनिज्म को रोक सकती है। तो देखिए कैसे सब जुड़ रहा है, युद्ध की निराशा, आर्थिक बदहाली, राजनीतिक नाकामी और ये डर। माहौल एकदम तैयार था। इसी माहौल में अब इटली की तरफ देखें तो बेनिटो मुसोलिनी का नाम आता है, फासीवाद के साथ। हाँ, मुसोलिनी। दिलचस्प बात यह है कि वो शुरू में समाजवादी थे, पत्रकार थे। फिर ये बदलाव कैसे आया कि 1919 में फाशीवादी पार्टी बना ली? हाँ, ये बदलाव काफी ध्यान देने वाला है। शायद पहले विश्व युद्ध का अनुभव और युद्ध के बाद इटली को लगा कि हमें वो सम्मान नहीं मिला जिसके हम हकदार थे विजेताओं की तरफ से। इस भावना ने उन्हें शायद उग्र राष्ट्रवाद की तरफ धकेला। उन्हें लगा समाजवाद तो इंटरनेशनल चीज है, इटली को चाहिए एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता। तो उन्होंने वादे क्या किए लोगों से? बड़े बड़े वादे, हम रोम का पुराना गौरव वापस लाएंगे, इटली को भूमध्य सागर में सुपर पावर बनाएंगे, देश को कम्युनिस्टों से बचाएंगे।
ये जो हड़तालें हो रही हैं, अराजकता है, इसे खत्म करके ऑर्डर लाएंगे। और ये बातें उस समय के इटालियंस को अच्छी लगी होंगी, जो अस्थिरता से परेशान थे। बहुतों को लगी। राष्ट्रीय अपमान की भावना भी थी, उससे भी उन्हें अपील किया। और इन वादों को लागू करने के लिए उनके पास थे ब्लैक शर्ट्स। स्रोत बताते हैं ये उनकी अपनी सेना जैसी थी। जी हाँ, ब्लैक शर्ट्स ये फाशीवादी पार्टी के लड़ाके थे, मुसोलिनी के वफादार, और उनका काम था पार्टी के विरोधियों को डराना, धमकाना, उनके खिलाफ हिंसा करना, खासकर सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ट्रेड यूनियन वाले। अच्छा। उन्होंने सड़कों पर एक तरह से कब्जा कर लिया, हड़तालें तोड़वाईं, विरोधियों पर हमले किए। ये हिंसा उनकी रणनीति का हिस्सा थी, ताकत दिखाना, डर पैदा करना। और फिर 1922 में हुआ वो मार्च ऑन रोम। ये असल में कोई हमला तो नहीं था। नहीं, हमला नहीं था, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था, ड्रामा था। लेकिन नतीजा बड़ा नाटकीय हुआ। राजा विक्टर इमैनुअल III ने उन्हें सरकार बनाने के लिए बुला लिया। ये तो मतलब बिना चुनाव के धमकी से सत्ता मिल गई। हाँ, ये बहुत चालाकी भरा कदम था। फाशीवादी पूरे इटली से रोम की तरफ मार्च करने का दिखावा कर रहे थे। इससे लगा कि कहीं सिविल वॉर ना हो जाए। सेना रोक सकती थी, पर राजा ने टकराव टालने का फैसला किया। मुसोलिनी को प्रधानमंत्री बना दिया। ये दिखाता है कि उस वक्त की सत्ता कितनी कमजोर थी, कितनी दुविधा में थी। और सत्ता में आने के बाद मुसोलिनी ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की, चुनाव में धांधली की, विरोधियों को हटाया, और 1925 आते आते इटली में पूरी तरह तानाशाही आ गई। पूरी तरह? हाँ, एक ही पार्टी, फाशीवादी पार्टी, प्रेस पर सेंसरशिप, बोलने की आजादी खत्म, विरोधियों को पकड़ने के लिए एक गुप्त पुलिस भी बनाई, OVRA। तो अगर फाशीवाद को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो उसकी खास पहचान क्या बनी? देखिए, कुछ मुख्य बातें थीं। एक, उग्र राष्ट्रवाद, देश सबसे ऊपर, व्यक्ति कुछ नहीं। ठीक। 2, सैन्यवाद, फौज और युद्ध की पूजा। 3, हिंसा में यकीन, ताकत दिखाने और विरोध दबाने के लिए। 4, कम्युनिज्म का कट्टर विरोध। 5, एक पार्टी का राज, सिर्फ फासीवादी पार्टी। और 6, नेता पूजा। मुसोलिनी को इल दूचे कहा गया, यानी नेता। उसकी छवि बनाई गई कि वो सब कुछ जानता है, कभी गलती नहीं कर सकता। अच्छा। और अर्थव्यवस्था पर भी राज्य का कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की, जिसे वो कॉरपोरेट स्टेट कहते थे। हालांकि ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। और ये सिर्फ देश के अंदर की बात नहीं थी? नहीं। मुसोलिनी का सपना इटली को एक साम्राज्य बनाने का था। इसी चक्कर में 1935 में इथियोपिया पर हमला किया, और बाद में 1936 में हिटलर के जर्मनी से हाथ मिला लिया, रोम बर्लिन एक्सिस। तो एक तरह से फांसीवाद ने उस समय के इटली के लोगों को, जो कंफ्यूज थे, डरे हुए थे, उन्हें एक मजबूत निर्णायक सरकार का शायद भ्रम दिया। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रवाद को जगाया, एक ताकतवर नेता का चेहरा दिया और व्यवस्था का वादा किया। ये उस समय बहुतों को आकर्षक लगा, भले ही कीमत लोकतंत्र और आजादी खोकर चुकानी पड़ी। और यही जो निराशा और स्थिरता की तलाश थी, वो हमें जर्मनी में भी दिखती है। शायद वहां हालात और भी ज्यादा गंभीर थे, और वहां एडोल्फ हिटलर ने इस माहौल का फायदा उठाया। जी। अब जर्मनी पर आते हैं। एडोल्फ हिटलर पहले विश्व युद्ध में सैनिक थे। युद्ध के बाद 1919 में एक छोटी सी पार्टी में शामिल हुए, जर्मन वर्कर्स पार्टी। हाँ, जो बाद में नाजी पार्टी बनी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। हाँ। फिर 1923 में उन्होंने म्यूनिक में एक असफल तख्ता पलट की कोशिश की, जिसके बाद वो जेल गए, और वहीं उन्होंने वो किताब लिखी, माइन काम्फ, मेरा संघर्ष। हाँ, माइन कैम्फ। इस किताब में उनकी सोच की झलक मिलती है ना? उनकी विचारधारा क्या थी? बिल्कुल। माइन कैम्फ एक तरह से नाजी विचारधारा का ब्लूप्रिंट है। इसमें कई बहुत खतरनाक विचार साफ दिखते हैं। जैसे? पहला, जिसे वो आर्यन नस्ल कहते थे, उसकी श्रेष्ठता का सिद्धांत, यानी जर्मन लोग दुनिया में सबसे शुद्ध, सबसे बेहतर नस्ल हैं। दूसरा, भयानक यहूदी विरोध, एंटीसेमिटिज्म, यहूदियों को जर्मनी की बल्कि दुनिया की हर समस्या की जड़ बताना, उन्हें एक खतरनाक साजिश करने वाली कौम की तरह दिखाना। और तीसरा था लेबन्सराम का सिद्धांत, जिसका मतलब था रहने की जगह, लेकिन असल में इसका मतलब था जर्मनी के लिए जमीन कब्जाना, खासकर पूर्वी यूरोप में, वहां के लोगों को हटाना या गुलाम बनाना, ताकि जर्मन नस्ल वहां फैल सके। ये सिर्फ जगह की बात नहीं थी, ये नस्लीय सफाई और हमले की योजना थी। हिटलर ने भी जर्मन लोगों से बड़े वादे किए।
वर्साई संधि खत्म करेंगे, जर्मनी का सम्मान वापस लाएंगे, अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे। हाँ, वादे तो बड़े थे। और उनके पास भी अपनी सेनाएं थी, एसए और एसएस। हाँ, एसएस यानी स्टॉर्म ट्रूपर्स, जिन्हें ब्राउन शर्ट्स भी कहते थे। ये नाजी पार्टी के शुरुआती लड़ाके थे। सड़कों पर मारपीट करना, कम्युनिस्टों और दूसरे विरोधियों से भिड़ना, डर फैलाना। अच्छा। बाद में एसएस ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। शुत्स्टाफल, ये पहले हिटलर के बॉडीगार्ड थे, पर हेनरिक हिमलर के अंडर ये एक बहुत बड़ा और क्रूर संगठन बन गए। गेस्टापो यानी गुप्त पुलिस और कंसंट्रेशन कैंप, ये सब एसएस के कंट्रोल में थे। ये नाजी दमन का सबसे खतरनाक हथियार थे। और जैसे इटली में हुआ, जर्मनी में भी 1929 वाली महामंदी ने नाजियों को बहुत मदद की। बेरोजगारी 60 लाख तक पहुंच गई थी। हाँ, हालात बहुत खराब थे। इस भयानक निराशा में नाजी पार्टी इतनी पॉपुलर कैसे हो गई? वो क्या खास बात थी जो लोगों को खींच रही थी उनकी तरफ? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जब लोग बहुत ज्यादा निराश होते हैं, जब उन्हें लगता है कि मौजूदा सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है, तो वो अक्सर आसान और उग्र समाधानों की तरफ देखते हैं। नाजियों ने इसी निराशा का फायदा उठाया। उन्होंने कई चीजें एक साथ की। एक तो बलि का बकरा ढूंढा। बलि का बकरा? हाँ, जर्मनी की सारी समस्याओं के लिए यहूदियों को, कम्युनिस्टों को और वाइमर रिपब्लिक के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये बहुत आसान तरीका था लोगों के गुस्से को एक दिशा देने का। खासकर यहूदियों से नफरत फैलाना तो उनकी रणनीति का केंद्र था। अच्छा, और? दूसरा, राष्ट्रवाद। वर्साई संधि के अपमान का मुद्दा खूब उछाला। जर्मन गौरव वापस लाने का वादा किया। तीसरा, आर्थिक वादे। बेरोजगारी खत्म करेंगे, किसानों की मदद करेंगे, इकोनॉमी को ठीक करेंगे। चौथा, मजबूत नेतृत्व। हिटलर को एक करिश्माई ताकतवर नेता की तरह पेश किया गया जो जर्मनी को संकट से निकाल सकता है। और पांचवा, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा? हाँ, रैलियां, पोस्टर, रेडियो, फिल्मों का जबरदस्त इस्तेमाल किया। लोगों की भावनाओं को भड़काया, अपना संदेश फैलाया। इस तरह उन्होंने समाज के अलग अलग तबकों को खींचा। बेरोजगार लोग, डरा हुआ मिडिल क्लास, अपमानित महसूस कर रहे फौजी और कुछ बड़े उद्योगपति भी जिन्हें कम्युनिज्म से डर लगता था। और फिर जनवरी 1933 में हिटलर चांसलर बन गए। इसके बाद तो जर्मनी में लोकतंत्र बहुत तेजी से खत्म हुआ। वो रेइख्सटाग यानी संसद में आग लगने वाली घटना। हाँ, रेइख्सटाग आग, फरवरी 1933 में। वो एक टर्निंग पॉइंट था। नाजियों ने फौरन इल्जाम कम्युनिस्टों पर लगा दिया और इसे बहाना बनाकर राष्ट्रपति हिंडनबर्ग से एक इमरजेंसी ऑर्डर पास करवाया। अच्छा, उसमें क्या था? उस ऑर्डर ने नागरिकों के कई मौलिक अधिकार छीन लिए। बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, मीटिंग करने की आज़ादी, सब खत्म। और इसके फौरन बाद मार्च 1933 में पास हुआ सक्षमकारी अधिनियम यानी एनेबलिंग एक्ट। ये कानून तो बस विनाशकारी था। क्यों? क्या था इसमें? इसने हिटलर की सरकार को 4 साल के लिए बिना संसद की मर्जी के कानून बनाने का पूरा अधिकार दे दिया। हाँ। बस इसी एक कानून ने वाइमार रिपब्लिक के लोकतंत्र को खत्म कर दिया, नाजी तानाशाही की नींव रख दी। मतलब एक झटके में, एक कानून से। ये तो बहुत तेजी से हुआ। हाँ, बहुत तेजी से और बहुत योजना से। इनेबलिंग एक्ट के बाद नाजी पार्टी को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां बैन कर दी गईं। ट्रेड यूनियन खत्म कर दिए गए। प्रेस, रेडियो, शिक्षा, कला, सब पर नाजी कंट्रोल हो गया। हर चीज पर? हर चीज पर। गेस्टापो का खौफ फैल गया। राजनीतिक विरोधी, यहूदी, जिप्सी, समलैंगिक और जिन्हें भी वो अवांछित मानते थे, उन्हें पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाने लगा। जर्मनी एक टोटलिटेरियन स्टेट बन गया, जहां नागरिक का जीवन पूरी तरह पार्टी और राज्य के अधीन था। और इसके बाद शुरू हुआ वो विस्तार वाला दौर जिसने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया। राइनलैंड पर कब्जा 1936 में, फिर ऑस्ट्रिया को मिला लिया 1938 में, चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड ले लिया। हाँ, अंशलुस ऑस्ट्रिया का, फिर सुडेटनलैंड, और फिर 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला। बिल्कुल। हिटलर अपने लेबेंसराम के वादे को पूरा करने निकल पड़ा था और उसकी इस आक्रामकता के पीछे नाजी विचारधारा की कुछ खास बातें थीं जिन्हें हमें इतालवी फासिवाद से अलग करके देखना जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। क्या फर्क थे? सबसे बड़ा फर्क था नस्लीय शुद्धता का जुनून, आर्यन नस्ल की श्रेष्ठता और यहूदियों के प्रति वो अमानवीय नफरत जो आखिर में होलोकॉस्ट तक पहुंची। लाखों यहूदियों का योजनाबद्ध तरीके से कत्लेआम। ये नस्लीय पहलू नाजीवाद में सेंट्रल था।
दूसरा फ्यूरर पंथ, यानी हिटलर ही सुप्रीम लीडर है, उसका कहा ही कानून है। ये इटली के फांसीवाद से ज्यादा एक्सट्रीम था, ज्यादा नस्लीय था। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि इन समानताओं के बावजूद नाजीवाद और फांसीवाद में मुख्य अंतर क्या थे? अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। हमारे स्रोतों में भी इनकी तुलना है। चलिए देखते हैं। विचारधारा के लेवल पर फांसीवाद ज्यादा फोकस करता था अति राष्ट्रवाद और कॉर्पोरेट स्टेट पर, मतलब अर्थव्यवस्था, समाज, सब राष्ट्र के अधीन। हाँ। जबकि नाजीवाद में राष्ट्रवाद के साथ साथ नस्लीय सिद्धांत, वो आर्यन श्रेष्ठ था, और यहूदी विरोध वो कोर में था। बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़ा है कि वो अपना दुश्मन किसे मानते थे। फांसीवादियों के मुख्य दुश्मन राजनीतिक थे, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, लिबरल। ठीक। नाजी भी इन्हें दुश्मन मानते थे, पर उनके लिए सबसे बड़ा और परमानेंट दुश्मन यहूदी समुदाय था, जिसे वो एक नस्ल मानते थे और जिसे खत्म करना चाहते थे। विस्तार के लक्ष्यों में भी फर्क था। जैसा आपने बताया, मुसोलिनी का सपना रोम के गौरव को वापस लाने जैसा था, भूमध्य सागर में दबदबा। हाँ, थोड़ा अस्पष्ट सा। जबकि हिटलर का लक्ष्य साफ था, लेबेन्सराum, पूरब में कब्जा, जर्मनों को बसाना, जिसका मतलब था वहां के लोगों का सफाया या गुलामी। हाँ, ज्यादा क्रूर और ज्यादा स्पष्ट। तरीकों में भी थोड़ा फर्क था, हालांकि दोनों ने हिंसा और प्रोपेगेंडा खूब इस्तेमाल किया। मुसोलिनी के पास ब्लैक शर्ट्स थे, हिटलर के पास एसए थे, पर उससे ज्यादा खतरनाक और संगठित एसएस और गेस्टापो थे। और नाजी प्रोपेगेंडा शायद ज्यादा सिस्टमैटिक था, ज्यादा प्रभावी था, खासकर यहूदी विरोधी नफरत फैलाने में। और आखिर में उनके अंजाम भी अलग अलग हुए। मुसोलिनी ने हिटलर का साथ दिया, पर युद्ध में हार के बाद 1943 में उसे हटा दिया गया, फिर मार दिया गया। हाँ। और हिटलर और नाजीवाद वो दूसरे विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट के लिए सीधे जिम्मेदार बने। 1945 में जर्मनी हारा और उनका अंत हुआ। इन अंतरों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाते हैं कि नाजीवाद अपनी नस्लीय विचारधारा की वजह से फांसीवाद से भी ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी साबित हुआ। लेकिन ये भी सच है कि इन अंतरों के बावजूद दोनों ही विचारधाराएं लोकतंत्र की दुश्मन थीं। दोनों ने क्रूर तानाशाही बनाई, मानवाधिकारों को कुचला और भयानक युद्धों को जन्म दिया। हाँ, ये तो है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि जब आर्थिक संकट हो, राजनीतिक सिस्टम कमजोर हो और समाज में डर फैला हो, तो कैसे चरमपंथी ताकतें झूठे सपने दिखाकर सत्ता में आ सकती हैं, भले ही उनके नारों और सिद्धांतों में थोड़ा फर्क क्यों ना हो। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें, तो हमारे सामने जो स्रोत थे उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद की अस्थिरता, गहरा आर्थिक संकट, कमजोर लोकतंत्र, कम्युनिज्म का डर और इन सब का फायदा उठाने वाले करिश्माई लेकिन क्रूर नेता जैसे मुसोलिनी और हिटलर, इन सब ने मिलकर इटली और जर्मनी में इन ताकतों के उभार का रास्ता बनाया। हमने ये समझने की कोशिश की कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। और अंत में एक सवाल शायद छोड़ जाना चाहिए सोचने के लिए, जो इन्हीं ऐतिहासिक अनुभवों से निकलता है। हाँ, जरूर। ये देखकर कि कैसे आर्थिक निराशा, राष्ट्रीय अपमान और डर ने मिलकर इन भयानक विचारधाराओं के लिए जमीन तैयार की, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस जटिल समय में जब समाज नई तरह की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो कौन सी परिस्थितियां लोगों को फिर से ऐसे ही आसान लेकिन खतरनाक समाधानों की तरफ धकेल सकती हैं। इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि जब समाज पर लगातार दबाव और अनिश्चितता होती है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं की रक्षा करना कितना नाजुक और कितना जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।